हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। हमारे आज के सेशन में हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और जिनके कुछ सवालों का आंसर हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं आज हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, द इंडियन डिस्ट्रक्टिव पेस्ट एक्ट केम इनटू फोर्स इनमें से कौन से ईयर में इंडियन डिस्ट्रक्टिव पेस्ट एक्ट आया था। आंसर क्या है? 1974। 1974 में इंडियन डिस्ट्रक्टिव पेस्ट एक्ट आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक, एक लेक जिसकी डेप्थ सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में, वो कौन सा है? फ्रॉम द ऑप्शंस आंसर है बैकाल लेक। बैकाल लेक जो है उसकी डेप्थ, एक नेक्स्ट सवाल आएगा उसके साथ इसकी कंपैरिजन आप देख लेना। बैकाल लेक का डेप्थ सबसे ज़्यादा है, तो डीपेस्ट लेक कौन है? बैकाल लेक। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक। देखिए सवाल ऑप्शंस मैंने सेम इसीलिए रखा है कि आप लोगों को समझ में आए कि हाईएस्ट लेक और डीपेस्ट लेक सेम नहीं है। डीपेस्ट लेक जो है वो बैकाल लेक है, पर हाईएस्ट लेक कौन है? जिसकी हाइट ज़्यादा है, हाइट में है वो कौन सा है? वो है टिटिकाका लेक। टिटिकाका लेक जो है वो वर्ल्ड के हाईएस्ट लेक है और डीपेस्ट यानी कि डेप्थ ज़्यादा है वो है बैकाल लेक का। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए एक सवाल ये है कि ये जो टिटिकाका लेक की हम बात कर रहे हैं, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक है, वो कहाँ पे है? ये आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि मैं बोल रही थी कि हम ऑलरेडी जो चीज़ें कवर कर चुके हैं अपने डिस्क्रिप्टिव पढ़ाई में, उनमें से कुछ क्वेश्चंस है और ईजीएस्ट क्वेश्चन है ये वाला, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर का लोएस्ट लेयर कौन सा है? तो आंसर है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो है एटमॉस्फेयर का लोएस्ट लेयर है, ये तो आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूएस फेडरल एयर क्वालिटी एक्ट वाज पास्ड ऑन। यूएस फेडरल एयर क्वालिटी एक्ट कब पास हुआ था? फ्रॉम द ऑप्शंस आंसर इज 1967। एयर क्वालिटी एक्ट, यूएस फेडरल एयर क्वालिटी एक्ट पास हुआ था 1967 में। 1967 में यूएस फेडरल एयर क्वालिटी एक्ट पास हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स बायोटिक फैक्टर। अब इसका आंसर भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि हम बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आंसर क्या है? सोचिए, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा रिलेशनशिप है जो बायोटिक फैक्टर को बनाता है, जिसमें से हम डिनोट कर सकते हैं कि हाँ ये बायोटिक फैक्टर में आता है। तो वो कौन सा है? इंट्रास्पेसिफिक रिलेशनशिप, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप, कम्युनिटी रिलेशनशिप एंड इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप। अब ये सोचिए, बायोटिक फैक्टर यानी कि लिविंग बींग्स की बात होती है। लिविंग बींग्स में हम क्या कह रहे थे कि एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। हम इंसान हैं और हम दूसरे एनिमल्स के साथ इंटरेक्शंस होती है, या फिर जो हम नॉर्मली देखते हैं कि शेर है वो किसी एनिमल को खाता है, तो ये सारी किस में है, किस में आता है? ये सारी चीज़ें ये आते हैं इंटरस्पेसिफिक, यानी कि दोनों अलग स्पीसीज़ के अंदर इंटरेक्शन है। तो उन दोनों अलग स्पीसीज़ के अंदर इंटरेक्शन या रिलेशनशिप के बेसिस पे हम बायोटिक फैक्टर को देखते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि इंट्रास्पेसिफिक, अब इसमें आता है कि बायोलॉजिकल, आप लोग कहोगे कि बायोलॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है। कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बायोटिक फैक्टर डिनोट नहीं करता, तो वो भी नहीं है। पर हाँ बायोलॉजिकल, अब दिमाग में आपको आ सकता है कि बायोटिक फैक्टर है तो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है, पर वो नहीं है। स्पेशली क्या है?
इंटर स्पेसिफिक। अब इंट्रा और इंटर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि इंटर है या इंट्रा है, तो आप लोगों को मीनिंग पता है तो समझ में आ जाएगा। दोनों अलग अलग स्पीसीज की बात की जाती है। बायोटिक फैक्टर में क्या आता है, अलग अलग स्पीसीज या फिर ह्यूमन के साथ जो एबायोटिक चीज़ें इनका भी इंटरेक्शन होती है, ये सारी चीज़ें आती है। तो अगर हम इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे तो एक ही स्पीसीज की बात होगी, तो हम एक ही स्पीसीज में तो बायोटिक फैक्टर नहीं होता, और लिविंग बींग्स आते हैं इसमें, तो इंट्रा स्पेसिफिक नहीं है। इंटर स्पेसिफिक अलग अलग स्पीसीज में जो रिलेशनशिप है वो बायोटिक फैक्टर को कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, इसका आंसर जो हम डिटेल में पढ़ रहे थे उसमें से अगर आपको याद होगा सारी चीज़ें, तो आंसर ये है कि इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप जो है वो बायोटिक फैक्टर को कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हमारे पढ़ाई में से ही है। Which of the following is not a physiographic factor? फिजियोग्राफिक फैक्टर क्या था आप लोगों को याद है? अगर याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियोस में जो फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, उन वीडियोस को स्टडी कर सकते हो, तो आप लोगों को फिजियोग्राफिक फैक्टर क्या है समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को अगर आंसर पता है फिजियोग्राफिक फैक्टर क्या क्या होता है, ये अगर आप लोगों को पता है, जैसे इरेगुलरिटीज इन अर्थ सरफेस, ये आता है फिजियोग्राफिक फैक्टर में। हाँ, ये आता है। विंड ब्लोइंग सोचते हैं। एलिवेशन एंड स्लोप्स, अब एलिवेशन, स्लोप्स, माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें, माउंटेन रेंजेस, ये सब फिजियोग्राफिक फैक्टर में आता है। तो कौन सा ऐसा रह गया? विंड ब्लोइंग। विंड ब्लोइंग फिजियोग्राफिक फैक्टर में नहीं आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजियोग्राफिक फैक्टर? आंसर है विंड ब्लोइंग जो है वो फिजियोग्राफिक फैक्टर में नहीं आता। एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें कौन से फैक्टर में आता है? कमेंट करके बताइए। Which of the following type of waves has greatest killing effect on the organisms? ये हमारी स्टडी में अभी तक इसको हमने नहीं डिटेल में जाना है, तो आंसर देख लेते हैं फ्रॉम द ऑप्शंस। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा वेव है या फिर रेज, वेव्स जिसकी बात की जा रही है जिसमें सबसे ज़्यादा वो ऑर्गेनिज्म को किल करने की इफेक्ट है, तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म किल कर सकता है, तो वो कौन सा ऐसा वेव है? वो है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हुआ तो वो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या आता है? विथ एन इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड द टेम्परेचर जनरली, इसका आंसर आप लोगों को पता है। ऑल्टीट्यूड जितना बढ़ता है टेम्परेचर क्या होता है? ओके, तो आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो आंसर ये है कि जितना ऑल्टीट्यूड बढ़ता है टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, कम हो जाता है। जितना हम हाइट में जाते हैं हमें ठंड ज़्यादा लगती है। ये भी मैं आप लोगों को बताई थी कि प्लेन एरिया में हमें एक टाइप का वेदर मिलता है, अगर हम माउंटेन एरिया या हाई रेंज एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे हमें अलग टाइप ऑफ वेदर मिलता है, वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो वही चीज़ है, हम जितना ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं, जितना ऊपर जाता है टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, ये था आज का सवाल। बहुत कम थे और मैक्सिमम हम लोग जानते थे। नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन में आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस होंगे। आज 10 थे, पर नेक्स्ट सेशन में 20 क्वेश्चंस होंगे, मिक्स्ड होंगे। कुछ हमारे जो हम ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव में पढ़ चुके हैं उनमें से होगा, कुछ अलग होगा, तो देखेंगे। और जैसे हमारे चलता है सेशन में, सेशन के एंड में हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आज भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी देख रखे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिए। AES इसका फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको नहीं पता है इसका फुल फॉर्म क्या है तो जो प्रीवियस वीडियो है, जो फुल फॉर्म्स के वीडियो है, वो आपको फुल फॉर्म्स के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, या आपको आई बटन में भी मिल जाएगा उस वीडियो के लिंक। तो उसमें जाके AES का फुल फॉर्म ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे फुल फॉर्म्स जानना हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जो हम स्टडी कर रहे हैं उसमें, एग्ज़ाम्स के लिए, सब चीज़ के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और
मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में और ज़्यादा अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट के साथ, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें कर ली। अब थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में आएंगे हम। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।